हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हो, पढ़ाई कर रहे हो और बढ़िया चल रहा है सब। तो आज डे 3 में इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे थे, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का डे 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट। पीछे हमने डिस्कस करा था पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस करा था कि बेसिक्स के बारे में, है ना? आपका जो चैप्टर है स्थिर वैद्युत, इसके हमने बेसिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, आवेश और इन सब के बारे में हमने डिस्कशन करा था। अब हम आगे बढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। अब जो है, जो पिछली क्लासेस में जितना भी कुछ आपने पढ़ा है वो सब कुछ एक बेसिक था, एक प्रारंभिक चीज़ थी, उसका यूज अब आगे की चीज़ों में होगा। तो उन चीज़ों को अच्छे से आप रिवाइज करें। नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको लिंक में दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। जरा देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, या विद्युत बल का कूलम नियम, है ना? विद्युत बल का कूलम नियम, विद्युत बल का कूलम नियम क्या होता है? विद्युत बल का कूलम नियम है क्या, पहले ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नेट आपने देखा होगा, है ना? बचपन में आप सबने चुंबक से खेला है। अब चुंबक में क्या करते हैं, अगर नॉर्थ नॉर्थ साइड है ना, अगर चुंबक के दो ऐसे पोल हैं और दोनों आपने सेम रखे हैं, एक जैसे रखे हैं, समान, है ना, समान पोल, अगर समान ध्रुव एक एक तरफ हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर उनके विपरीत ध्रुव हैं, जैसे एक तरफ साउथ पोल है और दूसरी तरफ कौन सा है, नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने देखा है कि जैसे चुंबक के अंदर प्रतिकर्षण और आकर्षण का गुण जो होता है, उसी तरह से आवेश के अंदर भी होता है। तो अगर धनात्मक आवेश धनात्मक धनात्मक को क्या करता है, पीछे हमने पढ़ा था कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जो धनात्मक धनात्मक था, धनात्मक धनात्मक अगर रखेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक रखेंगे वो भी प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या इसका मैथ्स क्या है, इसके पीछे की गणित क्या है, क्या वैल्यूज आएगी, है ना, इसके क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो क्या नियम है, वो सब कुछ किसने दिया था, कूलम्ब्स ने, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी कूलम्ब्स के बारे में। 1785 है ना, 1785 में एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम, और इनका दिया गया ये 1736 से लेकर 1806 तक, है ना। इन्होंने क्या करा, कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत में क्या होता है, हमारा जो आवेश होता है वो क्या रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है। अब स्थिर अवस्था में रहेगा तो इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कैसा बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल लगता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं अब इसके अंदर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि मान लीजिए, जैसे ये देखिए फिगर आपका, चले मैं दिखाता हूं इधर, लेट करिए, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, ठीक है, ये एक चार्ज है, आवेश है Q2, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2 आपका। इन दोनों के बीच की कुछ दूरी है, वो हमने लेट कर लिया R, है ना, वो हमने लेट कर लिया R। अब इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, अब वो जो लगने वाला बल होगा इनके बीच, वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, जो चार्जेज हैं इनके गुणनफल के, ठीक है। अगर इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए Q1 और Q2 का, तो इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ये अनुक्रमानुपाती का साइन है। अच्छा, इन्हीं के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है उसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के। तो जो फोर्स हो गया, जो बल हो गया, बल क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया किसके, इनके जो आवेश हैं उनके गुणनफल के। और यही बल व्युत्क्रमानुपाती किसके है, इनके बीच की जो दूरी है ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, r, इसके किसके, वर्ग के या स्क्वायर के, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती किसके, दूरी के स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, अब इन दोनों चीजों को अगर आप मिला देंगे, इन दोनों चीजों को अगर आप मिला देंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहां से जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है, चिन्ह हटता है,
तो क्या आ जाता है बराबर का, और इसकी जगह क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल का नियतांक। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल का क्या हो जाता है, ये नियतांक हो जाता है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं बल नियतांक, है ना। तो देखिए तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच जो भी बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण का बल हो चाहे प्रतिकर्षण का बल हो, उन दोनों जो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनकी बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वहां से जब ये सिंबल हटेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाता है। उस यहाँ पे इस नियतांक को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत का बल नियतांक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो आपको। अब समझते हैं, आगे देखिए जरा, अभी समझ में दिया है। तो के आपका हो गया बल नियतांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है निर्वात का विद्युत स्थिरांक, है ना। इसको हम बोलते हैं निर्वात का विद्युत स्थिरांक, निर्वात का विद्युत स्थिरांक। ठीक है, ये क्या होता है, निर्वात का विद्युत स्थिरांक होता है कि निर्वात में जो माध्यम, अगर कोई माध्यम है, अगर दोनों आवेश के बीच कोई माध्यम आ गया, जैसे आपने ग्लास रख दिया, उनके बीच पानी रख दिया, या कोई ऐसा माध्यम रख दिया, तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन अभी जो फार्मूला हमने देखा है वो किसके लिए है, निर्वात के लिए। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों जो आवेश हैं उनके बीच कोई भी माध्यम नहीं है, हवा पानी ग्लास कुछ भी नहीं है ना। चलिए तो ये वाली चीज हो गई। तो यदि आवेश वायु या निर्वात में रखा, और जनरली जो हवा और निर्वात होता है उसको हम अप्रॉक्स सेम मान के चलते हैं कि अगर दोनों आवेश के बीच या तो वायु है, हवा है, या फिर निर्वात है, या कुछ भी नहीं है, तो दोनों की वैल्यू लगभग लगभग समान होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है ना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो अब यहां से हमने क्या क्या देखा, अब इसको अगर मिला देंगे तो आपने फोर्स का फार्मूला देखा, F इज इक्वल टू कितना था, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपने देखी, के इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, ये सारी चीजें। तो के क्या हो गया, बल नियतांक हो गया, कूलम बल नियतांक हो गया, और एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो गया, निर्वात का विद्युत स्थिरांक। ये बात ध्यान रखेंगे, और दोनों की वैल्यू जरूरी है, न्यूमेरिकल्स में हमें काम आती है, क्योंकि गिवन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन के की पूरी वैल्यू ये वाली वैल्यू गिवन नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अब जरा देखिए, अगर आपको कुछ नोट करना है नोट कर लीजिए यहाँ से, फिर आगे डिस्कस। अब देखिए जरा समझते हैं, ये वाली बात समझिए। कह रहा है सदिश रूप में कूलॉम का नियम, है ना। जो कूलॉम का नियम है उसका सदिश रूप क्या है, सदिश और अदिश आप कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। सदिश क्या होती है, वो चीजें होती हैं जिनके पास क्या होता है, अपना कुछ मैग्नीट्यूड होता है ना, वैल्यू होता है। ठीक है, और उनके पास क्या होती है, दिशा भी होती है साथ साथ। ठीक है, तो उनकी कुछ वैल्यू होती है और उसका कुछ दिशा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लीजिए अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर चलता है ना, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, तो ये जो 5 किलोमीटर है ये क्या हो गया, उसकी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गई, उसकी दिशा हो गई। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये जो पूरी चीज लिखी गई ये कैसा हो गया, सदिश हो गया। लेकिन अगर उत्तर दिशा हटा दें, सिर्फ 5 किलोमीटर की बात करें, तो कैसी क्वांटिटी होगी, अदिश, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमें जो कूलम्स लॉ पढ़ना है उसका कौन सा फॉर्म पढ़ना है, कूलम्स लॉ का सदिश रूप क्या होता है, कैसे होता है, जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहाँ एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ एक चार्ज है Q2, दोनों मान लिया हमने, दोनों पे समान आवेश है Q1 और Q2, है ना। मान लीजिए दो धनात्मक बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, तो दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है।
अब आप देखिए इनके बीच की दूरी हमने मान ली r, इनके बीच की दूरी को हमने मान लिया r। अब ध्यान से समझिए, Q1 और Q2 दोनों का आवेश समान है, धनात्मक है, तो धनात्मक धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो Q1 Q2 पे कुछ फोर्स लगाएगा, है ना, कूलम्स फोर्स, कूलम्स बल के अकॉर्डिंग कूलम बल जो होता है वो क्या करता है, एक आवेश दूसरे आवेश पे क्या करता है, एक बल लगाता है। अब अगर दोनों समान हैं तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, और अगर दोनों विपरीत हैं तो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे देखिए Q1 Q2 पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा। अब इस बल को हम कैसे लिखेंगे, बल किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में या फिर सदिश रूप में इसको लिखेंगे F21। अब इसका सिंबल का मतलब क्या हो गया, फोर्स, बल किस पे लग रहा है, चार्ज 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, चार्ज नंबर 1 लगा रहा है। तो ये जो इसके साथ है ना, 2 साथ में है, उस पे फोर्स लग रहा है, और जो बगल वाला है वो लगा रहा है। उसी तरह से आप बताइए इस पे कितना हो जाएगा। देखिए F किस पे फोर्स लग रहा है, किस पे बल लग रहा है, 1 पे, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, ठीक है। तो F21 और F12। अब इनका हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, इनकी वैल्यूज लिखनी है, वो समझते हैं कैसे लिखेंगे, इनका मान कैसे लिखेंगे, कैसे मान आएगा इनका। देखिए अगर आप F21 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F21 क्या हो जाएगा। अब कूलम बल के अनुसार अभी हमने देखा कि Q1 Q2 और इनके बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई, ठीक है। तो दोनों में देखिए, दोनों चार्ज आ गए आपके, दोनों आवेश आ गए, Q1 Q2, उनके बीच की जो दूरी थी उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, बल नियतांक आ गया। इसी तरह से F12 जो होगा, F12 जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी Q1 Q2 आवेश के बीच का बल हो गया, उनके बीच की दूरी का क्या हो गया, वर्ग हो गया। ये दोनों में सेम है। लेकिन अब अभी हमने कहा कि जो बल है आपका, जो बल है आपका वो कैसी क्वांटिटी है, वो सदिश है, वो सदिश है। अब सदिश के पास क्या होता है, एक तो उसका कुछ मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा उसके पास क्या होता है, कुछ दिशा होती है ना। तो एक मान होता है और दूसरा क्या होता है, दिशा। ये तो पूरा उसका मान हो गया, है ना, उसकी वैल्यू हो गई। लेकिन क्या हमने दिशा लिखा इसमें, किधर लग रही, नहीं दिशा नहीं लिखा। अब दिशा कैसे लिखेंगे, अब वो समझिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए ये पेन है, मैं पेन पे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस पेन पे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, कुछ बल लगा रहा हूँ। अब कुछ अगर इस कलम पे मैं बल लगा रहा हूँ तो होगा क्या, अब कहाँ से दूरी मेजर की जाएगी, अगर मैं इस कलम पे बल लगा रहा हूँ तो दूरी कहाँ से मेजर होगी, मेरे पास से लेके कहाँ तक, कलम तक की। जैसे आप समझिए आपके घर में आप जहाँ भी बैठो वहाँ पे कोई एक वस्तु रखा है, टेबल पे या दूर बेड पे या कहीं भी, है ना, कोई एक वस्तु रखा है। आप सपोज करिए कि आप उस वस्तु पे बल लगा रहे हैं। अब आपसे कोई कहे कि आप जिस वस्तु पे बल लगा रहे हैं वो आपसे कितनी दूरी पर है, तो आप कहाँ से मेजर करेंगे, कहाँ से मापेंगे, तो आप अपने पास से उस वस्तु की क्या करेंगे, दूरी मेजर करेंगे। तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए F21 क्या है, F21 अभी मैंने सिखाया है, बल किस पे लग रहा है, 2 पे, कौन लगा रहा है, 1। तो जो लगाता है उसके यहां से वो दूरी मेजर होती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कौन लगा रहा है बल, 1, सॉरी, है ना, ठीक है, किस पे लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है, ठीक है, 1 लगा रहा था 2 पे, तो दूरी कहां से मेजर होगी, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। और डायरेक्शन वेक्टर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ समझिए, कोई भी अगर सदिश होती है तो उसको हम ए वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके दो चीज होता है, एक तो इसका होता है मान होता है, दूसरा इसका दिशा होता है। तो इसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए, है ना, और इसको बोलते हैं कैप ऑफ ए, ए कैप पढ़ते हैं, और इसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए। ये क्या बताता है, सिर्फ दिशा बताता है, सिर्फ दिशा बताता है। और ये क्या बताता है, उसका मान बताता है। और अगर कोई वेक्टर है, कोई सदिश है, तो उसके पास क्या होगी, दोनों चीज होगी, मान और दिशा दोनों होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो मान हमारे पास आ चुका है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, दिशा। तो दिशा क्या होगा, अगर अगर ये फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1। तो जो लगा रहा है वहां से दूरी मेजर करेंगे, तो कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। तो R12 क्या है, R12 क्या है कि दिशा का, है ना, सदिश 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 दिशा है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो यहाँ पे दिशा की अगर हम बात करेंगे कितना आ जाएगा, R12 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला फोर्स, 1 पे फोर्स लग रहा है, 1 पे बल लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है ना, 1 पे बल लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां से दिशा आप मेजर करेंगे तो 2 बल लगा रहा है, जब 2 लगा रहा है तो दूरी कहां से मेजर करेंगे, 2 से मेजर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 से लेके कहां तक, 1 तक, और ये लगा देंगे तो ये बताएगा डायरेक्शन। तो इस वाले में क्या आ जाएगा, R2, ठीक है। ये सिर्फ किसको बताएगा, दिशा को बताएगा, ठीक है अच्छा, इसको बोलते हैं एकिक सदिश। एकिक सदिश, एकिक सदिश क्या होता है ना, ये जो दिशा बताता है ना, इसको बोलते हैं एकिक सदिश।
एकिक सदिश का मतलब क्या होता है, इसका मान तो एक होता है सिर्फ, और सिर्फ क्या बताती है ये चीज, सिर्फ ये दिशा बताती है, इसको बोलते हैं एकिक सदिश। इसके पास सिर्फ दिशा होता है, कोई वैल्यू अपनी नहीं होती है ना, मान नहीं होता। तो अब यहां से हमने फोर्सेस लिख दिए। अब यहां से ध्यान से देखिए, अब अगली चीज हम क्या बताएंगे कि आप ये दोनों चीज ध्यान से देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, हमने कहा ना एकिक सदिश है, और एकिक सदिश की वैल्यू मान कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों का मान कितना है, 1। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों की जो दिशा है एक दूसरे के क्या है, विपरीत, एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो मान तो सेम है, जैसे R12 और R21 दोनों का मान सेम है, मान बराबर है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब क्योंकि सदिश क्वांटिटी है, दिशा विपरीत है, तो हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। जैसे एक चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में है, धनात्मक दिशा में है, तो दूसरी क्या है, ऋणात्मक दिशा में है। तो दोनों का मान सेम है इसलिए बराबर लगाया है, लेकिन दिशा अलग अलग है इसीलिए क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, ठीक है, ऋणात्मक साइन लगा दिया। अब यहां से देखिए R12 के करेस्पॉन्डिंग कौन सा फोर्स है, F21। R21 के करेस्पॉन्डिंग कौन सा फोर्स है, F12। अब ध्यान से देखिए, दोनों की दिशा ये है, लेकिन दोनों का मान क्या है, सेम, क्योंकि दोनों एक जो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है उसके बीच भी आवेश कितना है, Q1 Q2 है, डिस्टेंस कितना है, R है। दूसरे केस में भी वही है, तो दोनों का मान क्या है, बराबर, दोनों का मान क्या है, बराबर, सिर्फ ये चीज दिशा है। अब दिशा आपने देख लिया, दिशा में क्या संबंध है कि एक दिशा दूसरे के बराबर है लेकिन नेगेटिव साइन के, तो फोर्स में भी ये वाली चीज तो बराबर है, तो ये दोनों चीज कैसे वेरी करेगा, जैसे ये, ठीक है। तो F21 F12 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन माइनस के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि, अब ध्यान से देखिए, F2 मतलब 2 पे जितना फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। F12 का मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो जितना 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है, उतना ही 2 चार्ज किस पे फोर्स लगा रहा है, 1 पे फोर्स लगा रहा है। तो दोनों का जो बल है वो क्या है, बराबर है, लेकिन नेगेटिव साइन या ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहे हैं। तो एक इधर फोर्स लगा रहा है और दूसरा इधर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों के फोर्स क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों के बल एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आपने 11th क्लास में एक न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का बल है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। क्रिया प्रतिक्रिया क्या बल होता था कि अगर एक वस्तु पे आप कुछ बल लगाते हैं तो वो भी आप पे उतना ही बल लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है। तो जैसे दोनों हाथ मेरे है ना, अब मैं इस पे बल लगाऊंगा, ये मेरा हाथ इस पे बल लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन दिशा क्या है दोनों की विपरीत, ये वाला हाथ इधर लगा रहा है और ये वाला हाथ इधर लगा रहा है, तो दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो वो न्यूटन्स का जो थर्ड नियम है, तीसरा नियम है, वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वही चीज हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जो आवेश हैं एक दूसरे पे क्या बल लगा रहे हैं, बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या लगा रहे हैं, विपरीत लगा रहे हैं। तो ये जो न्यूटन्स का जो सदिश रूप ऑफ कूलम नियम है, ये न्यूटन के तीसरे नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे कि कूलम नियम का जो सदिश रूप है वो न्यूटन्स के तीसरे नियम का क्या करता है, अनुसरण करता है या फॉलो करता है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो, एक बार देख लीजिए सारी चीजें, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे सारे सिंबल्स की वैल्यू आप लिख लेंगे, जैसे F21 क्या है, चलिए अभी मैं लिख देता हूँ, पहले इसे नोट कर लीजिए फटक से। अब देखिए इनके मैं सिंबल्स लिख देता हूँ जो है यूज हो रहे थे पीछे। देखिए क्या क्या यूज हो रहा था, F21 था है ना, F12 था, R21 था, R12 था। बाकी सिंबल्स तो आपको पता है, Q1 Q2 क्या थे, आवेश दोनों के, और R उनके बीच का क्या था, दूरी, ठीक है। अच्छा बस ये 4 सिंबल। F21 क्या है, बल किस पे लग रहा है, 2 पे है ना, तो Q1 के द्वारा, और लगा कौन रहा है, 1, तो Q1 के द्वारा Q2 पर बल, ठीक है। देखिए जो साथ वाला है उस पर बल लगेगा, तो 2 है ना, तो Q2 पे बल लगेगा, और कौन लगाएगा, 1 लगाएगा, तो Q1 के द्वारा Q2 पर बल, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए 1 साथ में है तो 1 पे बल लगेगा, कौन लगाएगा, 2 लगाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q2 के द्वारा बल, Q2 के द्वारा किस पे बल लग रहा है, Q1 पे बल लग रहा है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने कहा ये क्या है, एकिक सदिश है ना, एकिक सदिश मतलब
जिसका मान कितना होता है, 1 होता है, सिर्फ इसके पास क्या होती है, दिशा। तो ये ऐकिक सदिश है। तो ये क्या है, ऐकिक सदिश है। अब ऐकिक सदिश है, लेकिन क्या है, अब R21 का मतलब क्या है, यहाँ पे Q2 था, यहाँ पे Q1 था। R21 का मतलब क्या है, 2 से लेके 1 तक, तो ये हो गया R21, है ना। तो ये क्या है, ऐकिक सदिश कहाँ से कहाँ तक, Q2 से Q1 तक। ऐकिक सदिश Q2 से Q1, ऐकिक सदिश Q2 से Q1। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये भी ऐकिक सदिश है। अब क्या है ये, 1 से 2 है ना, तो 1 से 2 का मतलब हम कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे, 1 से लेके 2 तक, तो ये R 1 से 2 तक, है ना। तो ये हो जाएगा ऐकिक सदिश कहाँ से कहाँ तक, Q1 से Q2 तक। लास्ट पेज, जो लास्ट पेज है ना, उसके कुछ जो सिंबल्स हैं, जो निर्देशांक हैं, उसके हमने वैल्यूज लिख दी। नोट कर लीजिए एक बारी, इसके बाद हम समझेंगे, इसे नोट करिए। अब देखिए, कह रहे कूलम बल के गुण, यह एक केंद्रीय बल है, दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। केंद्रीय बल क्या होता है, जो दो आवेश हैं, जो आपके Q1 Q2 दो आवेश हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के इधर, तो या तो टुवर्ड्स होगा, या तो क्या होगा, बाहर की तरफ, या तो अंदर की तरफ लगेगा, या तो बाहर की तरफ, या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो वही बात लिखी गई, ये केंद्रीय बल है, दो आवेशों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। तो इन दोनों आवेश को जो मिलाने वाली रेखा है, या तो उसके अनुदिश काम करेगा, अनुदिश का मतलब या तो उसके सेंटर की तरफ होगा, या तो सेंटर से क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। जैसा अभी मैंने बता दिया, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन कैसे करता है, क्योंकि F21 F12 के क्या आया था, बराबर आया था। तो 2 पे जो बल लगा रहा है 1, और जो 1 पे बल लगा रहा है 2, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन उनकी दिशा क्या है, अलग अलग है। तो यही न्यूटन का तीसरा नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक दूसरे पे समान बल लगाते हैं, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखिए, इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक भी होते हैं। तो ये पहला है कि ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, आवेश की स्थिर वैद्युतिकी मात्रक। जो आवेश आपने कूलम पढ़ा ना, आवेश का मात्रक आपने क्या पढ़ा है, आवेश का मात्रक आपने पढ़ा कूलम। तो कूलम के अलावा दो और उसके मात्रक होते हैं, कौन कौन, ESU और EMU, है ना। अब ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज या आवेश की स्थिर वैद्युतिकी मात्रक, और EMU क्या है, आवेश की विद्युत चुंबकीय मात्रक। एक तो विद्युत चुंबकीय मात्रक है, और दूसरा स्थिर वैद्युतिकी मात्रक है, ध्यान रखेंगे। तो आवेश के दो और मात्रक हैं, कौन कौन, स्थिर वैद्युतिकी मात्रक और विद्युत चुंबकीय मात्रक, ठीक है। अब इनकी बात करें, तो अगर विद्युत चुंबकीय की बात करें, तो इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो जो 1 कूलम होता है, जो 1 कूलम होता है, वो 1/10 किसके बराबर होता है, EMU के बराबर होता है। EMU के क्या होता है, बराबर होता है। और जो आपका स्थिर वैद्युतिकी मात्रक है, जो स्थिर वैद्युतिकी मात्रक है, ये 1 कूलम से कैसे रिलेट करता है, 3 × 10⁹ के, है ना। इसके ESU के क्या होता है, बराबर। एक बारी वैल्यूज में चेक कर लूंगा, पावर, ठीक है, बाकी तो मेरे को ठीक लग रहा है, बट एक बारी पावर ये मैं देख के आपको क्लियर कर दूंगा। और ये विद्युत चुंबकीय क्या है, 1 कूलम जो होता है 1/10 EMU के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, और विद्युत चुंबकीय की अगर बात करें तो 1 कूलम 1/10 EMU के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवा दी। तो आज की क्लास में हमने ये दो चीज़ें पढ़ा, क्या, एक तो कूलम्स लॉ, है ना, और उसका कूलम्स लॉ का क्या, सदिश रूप, ठीक है। अब इनके बेसिस पे अगली क्लासेस में हम और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
तो एक बारी हम धीरे धीरे करके ये 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर करते हैं, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्जाम में मोस्ट आने के चांसेज हैं, वो सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ कि डेली बेसिस पे वीडियोस को देखिए, इनको कवर करिए, टॉपिक्स को कवर करिए, घर पे रिवीजन करिए और डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो डेरिवेशन मैंने यहाँ पे सिखाए, आपको कराए, वो रफ कॉपी एक लीजिए और उस पर करके देखिए चीज़ें। एक बार आप पहले वीडियो से समझिए और उसको फिर एक एक करके चीज़ें देखिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इसका जो भी है आपका बोर्ड का पीडीएफ और ये चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।